क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डीसेरेब्रेट और डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी। ये समझना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर कभी भी किसी पेशेंट को आप ये देखते हो कि उसको डीकॉर्टिकेट या डीसेरेब्रेट रिजिडिटी हो रखी हुई है तो ऑफ कोर्स उसमें पॉस्चरिंग रिस्पॉन्सेज के थोड़े से अलग आ रहे हैं और पता चल सकता है कि हाँ सीवियर ब्रेन डैमेज भी हो रहा है। और ये जीसीएस में भी अच्छा खासा अपना बताता है कि जीसीएस का भी कम या ज़्यादा हो सकता है तो मोटर फंक्शंस में। तो पता होना चाहिए हमें कि डीसेरेब्रेटेड रिजिडिटी क्या है और डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी क्या है। डीसेरेब्रेटेड रिजिडिटी भी होता है, ये मैनिफेस्टेशन होता है मिड ब्रेन डिसफंक्शन का। और मैनिफेस्टेशन ऑफ मिड ब्रेन डिसफंक्शन एक आइटम में लिख रखा हुआ है। और डीसेरेब्रेट रिजिडिटी इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्सटेंसर पॉस्चरिंग। कभी भी डीसेरेब्रेट होगा तो यहाँ पे हमें पता है कि ज़्यादा ई आ रही है तो ये हमेशा एक्सटेंसर पॉस्चरिंग होगा और इसमें होगा हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द आर्म्स और एक्सटेंशन ऑफ द लेग्स भी होगा। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ द लेग्स और प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फीट ये तुम्हारे डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी में भी कॉमन रहता है। मैं तुमको बस ये फर्स्ट वाले पॉइंट को ही हाईलाइट करने बोलूँगा कि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द आर्म्स यहाँ पे देखने मिलता है। दूसरा चीज़ ये है कि ये क्यों होता है डीसेरेब्रेट रिजिडिटी में। बस हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि रेड न्यूक्लियस और सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो कि एक मिड ब्रेन में है वो दोनों का ही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, रेड न्यूक्लियस का और सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस का। अब ये देखो रेड न्यूक्लियस क्या है, अगर मैं यहाँ पे मैंने एक पेंसिल से डायग्राम बना के रखा है, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दोगे तो रेड न्यूक्लियस तुम्हारे मोटर कॉर्टेक्स से अपने फाइबर्स लेता है और फिर फाइनली वो सेरेबेलम या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक अपने फाइबर्स को पहुँचाता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू। अब क्या होता है जो एसवीएन है, एसवीएन मतलब होता है सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, वो क्रेनियल नर्व नंबर 8 से लेता है और फिर वो अपने फाइबर्स को भेजता है सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब ये जो चीज़ें होती है ना मोस्टली जो हमारा मोटर कॉर्टेक्स होता है वो इनिबिटरी ही होता है। जो मोटर कॉर्टेक्स होता है हमेशा वो इनिबिटरी ही होते हैं। आई ए का मतलब होता है फिर इनिबिटरी एक्सॉन्स, जो इनिबिटरी एरिया। तो इनिबिटरी एरिया जो है वो तुम बेसिकली हमेशा ज़्यादातर जो हायर जो सेंटर्स होते हैं ब्रेन में वो सारे के सारे इनिबिटरीज ही होते हैं। अगर इनिबिटरीज एरिया में कहीं भी अगर लीजन आ गया तो अब अनअपोज्ड एक्टिविटीज़ होने लग जाएगी मसल्स की। अगर नीचे आ रहा है, अगर रेड न्यूक्लियस के लेवल पे आ रहा है तो वो हो जाएगी अनअपोज्ड एक्टिविटी ऑफ द एक्सटेंसर मसल्स। अगर ऊपर के लेवल पे, अगर मोटर कॉर्टेक्स के ही लेवल पे अगर आने लग जाए तो फिर एक्सटेंसर्स नहीं फ्लेक्सर्स मसल्स इन्वॉल्व होने लग जाएंगे और उस कंडीशन को कहेंगे हम लोग डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी। डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी के बारे में कह रहा हूँ लिख रखा हुआ है अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉर्टिकल डिसरप्शन। अब देखो कॉर्टिकल ये हमें मालूम है कि ये फ्लेक्सर पोस्चरिंग है और फ्लेक्शन ऑफ द आर्म्स यहाँ पे देखने मिलता है। बाकी के सारे पॉइंट्स ये थर्ड और ये वाला पॉइंट वो उसके साथ मैच करता है। मैं बस एक ही लाइन ही याद रखने बोलूँगा, वहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द आर्म्स बोलोगे, यहाँ पे फ्लेक्शन ऑफ द आर्म्स बोलोगे और तुम्हारे को ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी जो होता है वो अराइज कर रहा होता है फर्स्ट पर्टिकुलरली मोटर कॉर्टेक्स के साथ। मोटर कॉर्टेक्स वाले एरिया से अराइज करेगा और ये फाइनली ये जो इंजरी होगी तो वो डिसेंडिंग पाथवेज और जो मसल टोन और कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करता है उनमें डिसरप्शन लाएगा और फाइनली अनअपोज्ड हो जाएगा फ्लेक्सर मसल्स। वहाँ पे अनअपोज्ड हो रहे थे एक्सटेंसर्स मसल। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वही है कि वो सीवियर ब्रेन इंजरी को साइन बताता है और कौन कौन सी पैथोलॉजीज हो सकती है। तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, स्टेटस एपिलेप्टिकस हो सकता है, एनॉक्सिक ब्रेन इंजरी हो सकती है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचने की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है और फाइनली मेटाबॉलिक इनकेफेलोपैथीज हो सकती है। हमारे फिजियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो वाइटल फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं कि इम्पेयर्ड ब्रीदिंग हो जाए। ब्रीदिंग सामने वाला नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके लंग्स के जो मसल्स हैं, जो चेस्ट के जो मसल्स है वही रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो जिसकी वजह से क्या होगा हाइपो वेंटिलेशन हो जाएगा। हाइपो वेंटिलेशन का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर रहने लगा है तो जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। ये मैंने लिख रखा हुआ है एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी हो सकता है। द इनवॉल्यूंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैन लीड टू द इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेन इंजरी होगी। ब्रेन स्टेम का कंप्रेशन हो सकता है क्योंकि अगर वो रिजिड पॉस्चरिंग है होगा तो फिर वो ब्रेन स्टेम का कंप्रेशन करेगा, फिर से फर्दर और न्यूरोलॉजिकल डैमेज होगा। हर्निएशन, हर्निएशन जैसे कि हमें मालूम है आर्नल्ड चारी बांड फॉर्मेशन होता है। फिर से अच्छे स्पेलिंग में लिख देता हूँ मैं, आर्नल्ड चारी मैल फॉर्मेशन। ये ब्रेन स्टेम के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि हर्निएट कर जाते हैं। इसका 1 होता है और 2 भी होता है मैल फॉर्मेशन का। तो बेसिकली हर्निएशन हो गया और फिर फाइनली इसका जो इसका तुम मैनेजमेंट देखोगे तो मैनेजमेंट में बस दो ही मैनेजमेंट याद रखना, पहला तो न्यूरो सर्जिकल भी होगा और दूसरा होगा मेडिकल मैनेजमेंट। इसके बाद बस ये डायग्राम और उसका एक
निमोनिक के तौर पे तुम्हें याद करा देना चाहता हूँ पोस्चरिंग। पोस्चरिंग मेरे को डी कॉर्टिकेटेड डबल सी आ रहा है और यहाँ पे ई आ रहा है, तो ये एक्सटेंसर पोस्चरिंग होगी। सी मतलब जिसको हाथ को देखो सी के शेप में है, और ये हाथ जो देखो इसके ई के शेप में है, ठीक है, और एक्सटेंसर भी है। ये प्रॉब्लम उसके मिड ब्रेन और पॉन्स में है, और यहाँ पे स्पाइनल ट्रैक्ट और सेरेब्रल हेमिस्फेयर में। दैट्स इट। अगर यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तुम्हें तो ये, हाँ ये डायग्राम तुम बनाना आसान है ना, आसान ही तो है। ऐसे एक आदमी को बनाओगे और ऐसे करके उसके हाथ को दिखा दिया, तो ये हो गया हमारा डी कॉर्टिकेट। और डी सेरेब्रेट अगर बनाना है तो ऐसे बना दो, सिंपल। तो अगर ये तुम इतना भी अगर बना के आते हो एग्जाम में, तो मतलब तुम्हारे सारे मार्क्स बन रहे होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। थैंक यू।